अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, नबील हियर फ्रॉम एमएन वीडियोस वंस अगेन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की वीडियो में बात करेंगे मोस्ट कॉमन रीजन फॉर वीजा रिफ्यूजल इन 2022। क्योंकि रिसेंट टाइम में जो है वो काफी सारे वीजाज जो है वो रिफ्यूज हो रहे हैं, तो आज उनकी रीजन जो है उस पर बात करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके सोल्यूशंस जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपके वीजा चांसेस जो है वो हाई रहें और आप ये मिस्टेक ना करें और वीजा रिफ्यूजल से बचें। और पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए एक रीजन लग के आ रही है इकोनॉमिक क्राइसिस की। मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करूं। और देखा जाए तो डिपार्टमेंट वही कर रहा है जो डिपार्टमेंट ने रिसेंटली बोला था। यानी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की थी, जो थी जिसका टॉपिक था इमर्जिंग इंटीग्रिटी इशू। और उस वीडियो में मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की थी जिसमें डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट को एड्रेस करते हुए बोला था कि यू विल सी मोर वीजा रिफ्यूजल इन अपकमिंग टाइम। सो देखें, डिपार्टमेंट वही कर रहा है, काफी सारे वीजा रिफ्यूजल जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं आपको कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि आपको हर एक डेट ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग जो है वो मिलती रहे। मेरी जो वीडियोस होती हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक होती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो उसमें एसओपी के बारे में होंगी। ठीक है, एसओपी एक परफेक्ट एसओपी कैसे लिखते हैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। अपनी जो एसओपी थी, ठीक है, उसके क्वेश्चंस जो हैं वो मेन पॉइंट जो है स्पेशली जिसकी वजह से वीजा रिफ्यूजल काफी ज्यादा आ रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो बैक अपनी होम कंट्री में वापस नहीं जाएगा स्टडी कंप्लीट करने के बाद। इसमें मैंने अपनी एसओपी में क्या लिखा था, और एक और स्टूडेंट की एसओपी है मेरे पास, ठीक है, जिसका वीजा जो है वो रिसेंटली ग्रांट हुआ है। तो उन दोनों के इस क्वेश्चन स्पेशली के स्टूडेंट जो है वो वापस नहीं जाएगा अपनी होम, तो इस क्वेश्चन का मैं आपको डिटेल से जो है वो आंसर करूंगा। और एक और वीडियो बनाऊंगा रिफ्यूजल पे, यानी जिनका वीजा जो है वो रिफ्यूज हो चुका है, या अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो जाए तो क्या आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा, कितने टाइम बाद अप्लाई करना चाहिए, फौरन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आने वाले वीडियोस एसओपी और रिफ्यूजल के बारे में होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपको हर एक अपडेट जो है वो मिलती रहे। सो चलें आज की जो वीडियो है इस पे बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो रीजन है वो है इरेलीवेंट कोर्स। यानी आपने एक मेडिकल फील्ड पढ़ी थी, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाह रहे हो, किसी भी रीजन से आपका इंटरेस्ट नहीं है, या पीआर जो है वो उसमें देख के आप जाना चाह रहे हो। ठीक है, तो देखिए, आप जब एक इरेलीवेंट कोर्स चूज करते हैं तो उस एसओपी में जो है वो आपके लिए इतने ज्यादा पॉइंट्स ही नहीं होते कि आप उसको जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेन कर सको, जस्टिफाई कर सको, सेटिस्फाई कर सको वीजा ऑफिसर को भी, यूनिवर्सिटी को भी, जीटी के लिए, कि आप ये कोर्स जो है वो क्यों चूज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो इससे बचने के लिए टू डिफरेंट सोल्यूशन है, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर आप इरेलीवेंट कोर्स चूज कर रहे हैं तो आपका कोर्स ऐसा है कि उसमें आपका फैमिली बिजनेस, जैसे आप फार्मेसी से रिलेटेड फील्ड पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, और आपका फैमिली बिजनेस जो है वो फार्मेसी से रिलेटेड है, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका फार्मिंग का हो गया या एग्रीकल्चर का हो गया, इस तरह आप सेम स्टडी करने जा रहे हैं और अपने फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करने जा रहे हैं और अपना आपका इंटरेस्ट भी है, तो इस तरह आप एसओपी में जो है वो पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर आप एक इरेलीवेंट कोर्स है या ऐसा सीन बन रहा है कि जहां पे आपका फैमिली बिजनेस है और आप वही स्टडी जो है वो चूज करने जा रहे हो। ठीक है, एक सोल्यूशन ये हो गया। अब दूसरा सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। दूसरा सोल्यूशन आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने समझना है। ठीक है, आप जो है वो कोर्स चेंज करना चाह रहे हो, तो वीजा रिफ्यूजल की वजह से आप वहां से जो है वो कोर्स चेंज ना करें। आप ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढें, ठीक है, जो कोर्स आप पढ़ना चाह रहे हो और जो आपकी रेलिवेंट फील्ड है। ठीक है, दोनों कोर्स उसमें, यानी एक मेडिकल कोर्स है, ओके, इंजीनियरिंग का कोर्स है, या कोई भी कोर्स आप दो जो है आपकी एक प्रीवियस स्टडी है और एक आप जो पढ़ना चाह रहे हो वो। ठीक है, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी फाइंड करें जिसमें दोनों कोर्स ऑफर कर रहे हैं, तो आप उसी में कोर्स में अप्लाई करें जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है। ठीक है, वीजा लगने के बाद यहाँ पे जब आए, यहाँ पे लैंड हुए, तो जो कोर्स मैं आप बता रहा हूँ कि दूसरा कोर्स वो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट भी आपने देख लेनी है। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी आइल्स वगैरह जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी तैयारी करनी। तो जैसे यहाँ पे आए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आप जो है विद इन यूनिवर्सिटी आते साथ ही जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसका प्रोसेस जो है वो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, उसमें मैंने डिटेल से सारा प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा तो आपको
पता चल जाएगा। तो ये एक दूसरा सोल्यूशन है कि आप सेम कोर्स में आए जो आपने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन आप तैयारी उस कोर्स की करके आए ताकि आप जो है यूनिवर्सिटी में आए और यूनिवर्सिटी को जब है रिक्वेस्ट करें, एप्लीकेशन डालें कि मेरा कोर्स उसमें चेंज कर दो, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाए। तो इस तरह जो है वो आप सेम कोर्स में आके उस कोर्स को जो पढ़ना चाह रहे थे वो कोर्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये दो सोल्यूशन हो गए इसके लिए। अच्छा जी, जो सेकंड रीजन है, ठीक है, इस पे बहुत सारे वीजा रिफ्यूजल जो है वो आ रहे हैं, वो ये है कि आप स्टडी करने के बाद अपने होम कंट्री है जो वो वापस नहीं जाओगे, ठीक है। इसकी वजह से वीजा रिफ्यूजल और पाकिस्तानी स्टूडेंट के इस रीजन के साथ जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस की रीजन जो है वो आ रही। अगर आप इससे ओवरकम कर लेना तो वो भी नहीं आई, इसकी वजह से वो भी आपके साथ जो है वो लाग के आ रही है। तो इससे ओवरकम कैसे किया जाए उसका भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ एसओपी में भी एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट रीजंस डू यू हैव टू रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री, ठीक है। तो वहां पे आपको ये लिखना होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास जो है वो अपनी आपके नाम पे कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप उसका मेंशन करें, ठीक है। अगर आपके नाम पे नहीं है तो आपके फादर के नाम पे होगी, आपका घर होगा या कोई लैंड होगी और उस तरह की प्रॉपर्टीज अगर हैं तो देखें। अगर फिर आप भाइयों में बड़े हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि आपके फादर के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके फैमिली बिजनेस को भी देखने की, ठीक है, और आपकी लैंड वगैरह की हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है। तो मैंने भी ये लिखा, क्योंकि भाइयों में जो है वो मैं फर्स्ट नंबर पे आता हूँ, ठीक है। तो मैंने भी ये लिखा था कि मेरे फादर के बाद हर एक चीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझ पे होगी, ठीक है। ये पॉइंट जो था वो मैंने अपनी एसओपी में लिखा था। अगर आप 3-4 भाई हैं, ठीक है, आप तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं तो देखें फिर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जो होती है वो इक्वली भाइयों पे डिवाइड होती है। तो आप अपनी एसओपी में इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारी इस तरह लैंड है, ठीक है, मेरे हिस्से में इस तरह आएगी, तो ये मेरी अटैचमेंट है अपने होम कंट्री के साथ, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, इस तरह आप एक्सप्लेन और एसओपी खुद लिखा करें ताकि आपको अपने बारे में भी पता होता है, फैमिली के बारे में, ठीक है, सारे एसेट्स के बारे में भी पता होता है, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो। इसलिए मैं कहता हूँ एसओपी खुद लिखा करें। एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट जो है वो अपनी अटैचमेंट लिखें, यानी आपकी फैमिली मेंबर, ठीक है, जैसे आपकी मदर के साथ आपकी बहुत अटैचमेंट है, ठीक है, बहन भाइयों के साथ, फादर के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो सेकंड पॉइंट में आपने इस तरह ये लिख देना है, अटैचमेंट अपनी फैमिली मेंबर सारे हो गए। और थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जो भी स्टडी यहाँ पे करने आ रहे हो, ठीक है, आपने उससे रिलेटेड जो है अपनी रिसर्च करनी है कि आज से अगर आप बैचलर करने आ रहे हो, जो भी करने आ रहे हो, ठीक है, जब आपकी 3 साल बाद या 4 बाद आपकी स्टडी फिनिश हो रही है, तो जो भी मेजर प्रोजेक्ट्स जो आपकी कंट्री में आपकी फील्ड से रिलेटेड चल रहे होंगे आपने वो मेंशन करने हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट में कि ये प्रोजेक्ट मेरी कंट्री में चल रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के बाद, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की जो स्टडी है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो रिकग्नाइज है, ठीक है। तो इन कंपनीज में या इन प्रोजेक्ट पे मुझे काम करने का मौका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के बाद। ऐसा मैंने भी अपनी एसओपी में इसी जो क्वेश्चन था होम रिटर्न वाला, इसमें मैंने लिखा था। तो आप भी ये चीज मस्ट जो है वो इसमें मेंशन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कंपनीज के नाम भी लिखें, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना उनके नाम लिखें कि वहां पे भी मुझे जो है वो अपॉर्चुनिटी होगी, कि मेरे हाई चांसेस होंगे कि ऐसी कंपनी में मुझे जॉब मिले। तो इस पे आपने रिसर्च करनी है, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे 3-4 साल बाद जब भी आपकी स्टडी होगी तो उससे रिलेटेड आपने लिखना है, कंपनीज के रिलेटेड। फिर 4 पॉइंट पे आपने जो है दुबई, सऊदीया, कतर, इन जैसी कंट्रीज के बारे में भी लिखना है, ठीक है। उनके बारे में रिसर्च कर लेनी है, आपकी फील्ड से रिलेटेड उधर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, ठीक है, इन कंट्रीज में आपने उनका भी लिख देना है कि मैं फिनिश करने के बाद अगर मैं गल्फ कंट्री में जाना चाहूँ तो वहां पे भी मेरे पास ये ऑप्शंस होंगे। तो ये जो है सेक्शन, यानी जहां पे आपको एक्सप्लेन करना होता है कि क्या रीजन है आप जो है वो अपने होम कंट्री जो है वो वापस जाएंगे। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए इसमें लिखते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग जो है वो यहाँ पे बन जाता है। मैंने भी यही लिखे थे, मेरा जीटी भी क्लियर हो गया था और वीजा भी हो गया था, ठीक है। एक और स्टूडेंट किया है, उसने भी इसी तरह लिखा था। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इसमें अगर आप कुछ और ऐड कर सकते हैं तो लाजमी करें, ठीक है। तो इस तरह आपका ये जो पॉइंट है, ये जो वीजा रिफ्यूजल, इस पे काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो इससे आपके जो है वो बच जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो है
एसओपी, ठीक है। एसओपी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वीजा के लिए, ठीक है। इस पे भी वीजा रिफ्यूजल आया रिसेंटली, एक वीजा इस पे रिफ्यूज हुआ है, ठीक है। वो एसओपी एजेंट ने बनाई थी, स्टूडेंट ने खुद नहीं बनाई थी, ठीक है। अब एजेंट ने क्या किया होगा, ठीक है, कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा, जिनके वीजा लगे होंगे पहले स्टूडेंट के, बाकी स्टूडेंट्स के, ठीक है, पेस्ट करके लगा दिया, ठीक है। और आपने जो है वो आप भी कहते हैं ठीक है एजेंट बना देगा, और रिव्यू के लिए भी नहीं लाते। अब इस एसओपी में क्या हुआ, एजेंट ने पहले पैराग्राफ में लिखा जी मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नीचे शुरू हो गया जी बिजनेस के वाले से, मास्टर इन बिजनेस। अब इस पे आ गया रिफ्यूजल। अब देखें नुकसान किसका, एजेंट को अपना कमीशन मिल जाना है, स्टूडेंट का नुकसान है, उसके करियर पे जो है वो रिफ्यूजल की स्टेप लगी, ठीक है। उसका टाइम वेस्ट हुआ, पैसे भी वेस्ट हुए, ठीक है। उसका करियर भी अब जो है वो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ एसओपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद बनाए। मैंने भी अपनी एसओपी जो थी वो खुद बनाई थी, ठीक है। मैंने तकरीबन 6 to 7 डे टोटल जो है वो स्पेंड किए थे। 3 to 4 डेज में एसओपी कंप्लीट जो है रेडी करके एजेंट को सेंड की मैंने, ठीक है, रिव्यू के लिए। मैंने उससे क्वेश्चन सारे लिए थे, और उस स्ट्रक्चर उसने बना के दिया था इस तरह। देखें आप एजेंट को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, उससे स्ट्रक्चर बनवा लें कि इस तरह रेडी करें, ठीक है। आप रेडी करके उसको रिव्यू के लिए भेजें। मैंने उसके लिए एजेंट को भी रिव्यू के लिए भेजी, 1-2 लोगों को और को भी रिव्यू के लिए भेजी। फिर जो चीज़ें ऐड करनी थी वो ऐड करके मेरा जीटी भी क्लियर हो गया, और वीज़ा जो है वो भी आ गया, ठीक है। तो एसओपी आप खुद बनाएं, आप ज़्यादा अपने बारे में जानते हैं, एजेंट नहीं जानता। एजेंट क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके चिपका देते हैं, ठीक है। लगा तो ठीक है, ना लगा तो उनको क्या, उनका कमीशन मिल जाना है। तो भाई अपने करियर के साथ आप खुद ही खेल रहे हो यार। एसओपी भी नहीं बना सकते तो फिर यहाँ पे आके असाइनमेंट कैसे बनाओगे आप। एसओपी कोशिश करो खुद बनाओ, इससे तो बचो। आपकी एसओपी स्ट्रांग होगी तो आपका जीटी इजीली क्लियर होगा, वहां पे इंटरव्यू भी नहीं होगा। आपकी एसओपी स्ट्रांग होगी तो आपके वीजा के लिए जो होंगे वहां पे शायद आपका इंटरव्यू ना हो, वीजा चांसेस जो है वो हाई रहे। तो प्रोसेस भी आपका जो है वो काफी फास्ट रहता है। काफी इंपॉर्टेंट है एसओपी। एसओपी खुद बनाया करें। ये छोटी छोटी चीजें जो आप एसओपी में मिस कर देते हैं ना, ठीक है, और फिर आपने डॉक्यूमेंट्स कुछ और लिखे होते हैं, और एजेंट जो है कॉपी पेस्ट करके, और जब मिस मैच हो जाती है ना, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, वहां पे फिर रिफ्यूजल ही आता है। और बैकलॉग से इतनी ज्यादा एप्लीकेशन है कि वो इतना आप कर ही नहीं, सीधे सीधे रिफ्यूजल है। कोई S57 या S56 जो है बहुत कम ही भेज रहे हैं, रिफ्यूजल ही ज्यादातर भेज रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, रिसेंटली मैंने ग्रुप में देखा है वीक एसओपी पे, तो ये भी एक रीजन है। तो इसको आप कैसे इसके ओवरकम कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन यही है कि एसओपी खुद बनाए, यूनिवर्सिटीज के साथ रिसर्च करें, ठीक है, कंपेयर करें, अपनी कंट्री के साथ करें, फिर यूके, कनाडा, अमेरिका, उनके रिसर्च करें क्यों उनकी यूनिवर्सिटीज नहीं है। तो एक प्रॉपर जो है वो एसओपी आप खुद बनाएं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसमें एसओपी के बारे में आपको बताऊंगा कि परफेक्ट एसओपी कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वो भी वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट रीजन है ना वो फेक डॉक्यूमेंट्स, यानी फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी काफी सारे वीजास जो हैं वो रिफ्यूज होते हैं। तो फेक डॉक्यूमेंट्स में मोस्टली जो स्टूडेंट यूज करते हैं वो बैंक स्टेटमेंट हो गए या गैप उनका होता है, तो वहां पे जो है वो जॉब या कोई भी जो है वो डिप्लोमा लगा देते हैं, ठीक है। तो बैंक के लिए मैं ये कहूंगा यार देखें, लोन ले लें, ठीक है, या किसी ना किसी तरह से रिलेटिव से पैसे लेके अपनी बैंक स्टेटमेंट जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ना, तो देखें वीजा अप्लाई करने तक आपके यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आने, जीटी अप्रूव होने थे, आपकी जो है वो 3 से 4 या 5 मंथ जो है वो फंड्स पुराने हो चुके होते हैं, ठीक है। तो लोन ले लें या रिलेटिव से लेकर जो है वो अपना बैंक स्टेटमेंट मेंटेन रख लें, ठीक है। अच्छा जी, आप लोग क्या करते हैं, आप एजेंट को पैसे देते हैं, ठीक है, एजेंट मैनेज करे, ठीक है। एजेंट क्या करता है, पैसे उसमें या डाल देता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, उसको, या फिर क्या करता है कि ये एक स्टेटमेंट उठा लेता है, उसको एडिट करके वो आपके नाम पे कर देता है। अब डिपार्टमेंट जो टाइम लगता है वीजा को, ठीक है, 3 से 4 मंथ लगेगा, या तो एजेंट ने जो रखे होते हैं वो निकाल लेता है, या फिर जो एडिट की होती है वो अपलोड हुई होती है, ठीक है। जब डिपार्टमेंट कहीं पे कंफर्म करता है बैंक से, तो आपका बैंक अकाउंट ही नहीं निकलता, या आपके जो है वो अकाउंट में पैसे ही नहीं होते क्योंकि एजेंट ने पहले ही करवा लिया, तो वहां पे आपका रिफ्यूजल आ जाता है, ठीक है। तो यार कोशिश करें लोन वगैरह के साथ जाएं, यहाँ पे इतनी बड़ी मिस्टेक ना करें, ठीक है। फिर रिफ्यूजल लगना ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए बाकी कंट्री से वीजा लेना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह बैंक स्टेटमेंट को कोशिश करें खुद मैनेज कर सकते, नहीं तो लोन ले लें, ठीक है, या अपने रिलेटिव्स ने तो थोड़े से मैनेज कर लें। इस तरह आप अपनी जो है, या कोई लैंड वगैरह है आपके लिए सेल कर सकते हैं, तो वो करके अपनी जेन्युइन जो है वो स्टेटमेंट आप बनवा लें, ठीक है। अब बात करते हैं जॉब की या
जो है वो आपने कोई डिप्लोमा किया है। देखें, जॉब आपकी पेड है या अनपेड है, आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वो वेरीफाइएबल हो, यानी जब डिपार्टमेंट वेरीफाई करे तो वो वेरीफाई हो जाए। तो पेड या अनपेड जो है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्टूडेंट वीजा के लिए वो चल जाती है, आपका एक्सपीरियंस जो है वो गैप जो है वो कवर हो जाता है, तो वेरीफाई होना लाजमी है, ठीक है। इसी तरह डिप्लोमा आपने जो किया है ना, ठीक है, उसका आपको पता होना, ठीक है, वो आप वेरीफाई जो है वो हो सके तो ज़्यादा बेहतर है। यानी इंस्टीट्यूट को कॉल जाए तो इंस्टीट्यूट वेरीफाई कर दे कि ये स्टूडेंट था हमारे साथ, इसने डिप्लोमा किया। और देखें, इंटरव्यू में जब आपसे पूछते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जॉब एक्सपीरियंस किया, ठीक है, या आपने जो है वो डिप्लोमा किया, तो कहाँ से क्या इंस्टीट्यूट के। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जॉब एक्सपीरियंस भी बनवा लेते हैं और उसका भी बनवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो आके फंस जाते हैं जब वेरिफिकेशन होती है, इंटरव्यू कॉल आती है, ठीक है। तो इंटरव्यू से इस जॉब एक्सपीरियंस और डिप्लोमा से रिलेटेड, ठीक है, इसको कैसे जो है वो गैप को कवर किया जाए, उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, उसका लिंक ऊपर आ रहा है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। तो देखें, आप डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल लगाएं, ठीक है। स्टूडेंट वीजा के लिए आप लगाते हैं, ठीक है, किसी ना तरह से आपका स्टूडेंट वीजा मिल जाता है। आगे आप देखें, आपकी फाइल फिर टीआर के लिए जाती है, पीआर पाथवे के लिए जाती है, पीआर के लिए जाती है, आगे जो है वो सिटीजनशिप या पासपोर्ट के लिए, ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। कहीं पे भी यानी स्टूडेंट वीजा में पकड़ी गई तो वहां पे रिफ्यूज होगी, टीआर या पीआर या आगे सिटीजनशिप होगी, ठीक है। कहीं पे भी पकड़ी गई वो आपसे वेरिफिकेशन मांग सकते हैं, ठीक है, या आपका सीधा जो है वो वीजा रिफ्यूज भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन मांगेंगे, है वो जो डॉक्यूमेंट है वो फ्रॉड है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट, तो कहाँ से आप उसको वेरीफाई करेंगे। फिर वहां पे आपका जो है वो वीजा जो है वो रिफ्यूज हो गया, तो क्या फायदा। इतने ज्यादा आपने टाइम लगाया होगा, ठीक है, 4 5 6 7 जितने भी साल आपने लगाए होंगे, फीसें भरी होंगी, टैक्स भरा होगा, कितने सारे खर्चे और आपने किए होंगे, शुरू की जो आपकी 20 लाख से 30 लाख की इन्वेस्टमेंट लगी होगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें यार, जितने डॉक्यूमेंट्स हो सकें ओरिजिनल लगाएं, अपनी रिसर्च खुद करें, अपने फैसले खुद करें, एजेंट के सर पे हर चीज ना छोड़ दिया करें। एजेंट का फ्यूचर नहीं है, आपका फ्यूचर है, ठीक है, आपका पैसा है, आपका टाइम है, आप खुद डिसीजन लें, अपना दिमाग से सोचें, ठीक है। तो ये चीजें ना करें, आप अपने साथ खुद जो है वो ज्यादती करें। वक्ती आपको लगता होगा कि यार इस तरह करके हम चले जाएंगे, तो आप यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो बाकी यूट्यूब पे, फेसबुक पेज पे भी, और काफ़ी सारे ब्लॉग हैं, तो वहाँ पे आपको इस तरह की स्टोरीज मिल जाएंगी कि जहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा में उन्होंने कुछ इस तरह की डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए, जब उनकी पीआर अप्लाई हुई तो वहाँ पे वो रिजेक्ट हो गए। तो ऐसे ना करें कि आपका जो है वो 4 5 साल की इन्वेस्टमेंट, टाइम, मनी, जो भी सारा आपने इन्वेस्ट किया, वहाँ पे जाकर आपको रिफ्यूजल मिल जाए, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रीजन बताए। अगर आप किसी भी इसके बारे में डाउट है या कोई और जो है रीजन है उसके बारे में आप चाहते हैं कि एक्सप्लेन करूं, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और मेरे सोशल मीडिया के जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।